हेलो एंड वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का यानी बिहार पैरामेडिकल का 2011 का प्रश्न। और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 को जाके देखिए, केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, यानी डीसी सीपीएम में आपके पैरामेडिकल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पार्ट 2 वीडियो है। आधा प्रश्न मैंने 2011 पार्ट 1 में करा रखा और 10 प्रश्न मैंने यहाँ पे करा रखा है, तो उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के नाम से प्रीवियस ईयर सेव है बिहार के लिए, और इसमें मैंने आपको पार्ट 2 कराया है केमिस्ट्री का। तो क्लास और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव क्लास और लेक्चर्स पाने के लिए सबसे पहले। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक तो जल्दी ही कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, क्लास के क्विजेज और साथ ही साथ आपको टाइमिंग्स की क्लास और सब्जेक्ट्स कौन से होंगे सबसे पहले। तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए समय ना गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का यानी क्वेश्चन नंबर 11 ही होगा ये, क्योंकि हम लोग 10 क्वेश्चंस पहले ही कर रखे हैं अपने 2011 के पार्ट 1 वीडियो में। यह है आपका 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो आपको बताना है कि आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सर्वाधिक ऋणायन विद्युत तत्व के 72 कोश की विन्यास क्या होगी। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर जो है ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड क्वांटम संख्या, वहां से आया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर ये सवाल है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी पूछ रहा है। ये दो क्वेश्चंस यानी ये दो चैप्टर्स का मेल है, ये पीरियोडिक टेबल का भी है, यानी चैप्टर नंबर 3 और आपका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपका एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है कि आपको क्या पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, क्या आपको पता है सब के बारे में कि कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एलिमेंट, और कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करता है एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर शो करता है। तो पूरा चैप्टर नंबर 2 और 3 क्लास 11th का बेसिक मिला के ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपको। तो सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? तो ये होता है आपका सही आंसर है फ्लोरीन यानी F। उसके बाद सबसे सेकंड मोस्ट कौन सा होता है? सेकंड मोस्ट, ठीक है। सेकंड मोस्ट कौन सा होता है? यस, यू आर ऑल राइट, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु सबसे मोस्ट सेकंड में होता है। ये सब कौन से ग्रुप के हैं? यहाँ पे पीरियोडिक टेबल अब आ रहा है, कौन से ग्रुप के हैं ये? तो ये ग्रुप नंबर 17 के हैं, राइट। तो ये ग्रुप नंबर सब 17 के हैं। 17 ग्रुप वाले सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से, और इधर जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट भी उधर ही होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे। ग्रुप नंबर 17 हमको मिल गया यहाँ से, ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए फ्लोरीन का ही देख लेते हैं हम लोग। तो फ्लोरीन का कैसे करेंगे? 9 इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, 1s2 2s2 2p क्या होगा? 5, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि 5 रहेगा और 2s2, ठीक है, s में 2 रहेगा। एक और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 17 का करते हैं। तो ग्रुप नंबर 17 का फ्लोरीन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन के बाद आपका कौन सा आता है ग्रुप नंबर 17 में? फ्लोरीन
क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका क्या ग्रुप नंबर 17 का। तो दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 17। तो क्लोरीन का क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो आप देख रहे हो कि 5p पे रह रहा है, ठीक है, खाली s n का मान बढ़ते जा रहा है। n का मान यहाँ 2 है, n का मान 2 है, यहाँ n का मान 3 है, लेकिन आपको ये कॉमन दिख रहा है ns2 np5। तो ये 17 नंबर ग्रुप में ये कॉमन है ns2 np5। क्या कॉमन है? ns2 np5। आप करके देख लीजिएगा। किसका? फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, सब में बस क्या होगा? वैल्यू बढ़ते जाएगा, n का मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 और 5, ऐसे करके चारों का हो जाएगा। तो फ्लोरीन का क्या होगा आपका? 2s2 2p5, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5। तो ऐसे करके आपका कॉमन कौन सा हो गया? तो कॉमन यहाँ पे ग्रुप का हो गया ns2 np5। क्या हुआ आपका आंसर? ns2 np5। कॉमन क्या हो गया? ns2 np5। ये कॉमन हो गया आपका, ठीक है, फॉर ग्रुप नंबर 17। और आपको मैंने ट्रिक भी बता रखा था पी ब्लॉक को कैसे निकालना है। ग्रुप नंबर ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको प्लस कीजिए, यहाँ पे ns में कितना होता है? 2, np में कितना होता है? 5, और एक्स्ट्रा में 10, तो 17 आया ग्रुप। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया। सो ये था आपका पूरा डिटेल में क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12, ईथर का आईपीएससी नेम में आपसे पूछ रहा है। ईथर दे रखा है आपको, क्या है ईथर? CH3OCH3। तो इसका आपको बताना है आईपीएससी नेमिंग। तो आईपीएससी नेमिंग क्या होगा, और साथ में ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो इथॉक्सी मीथेन, बी ऑप्शन है आपका मिथॉक्सी इथेन, सी ऑप्शन है मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल भी जोड़ लीजिए यहाँ पे, मिथाइल इथाइल ईथर, और डी है इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो सबसे पहले नेमिंग देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है CH3OCH3, सॉरी C2H5 है, C2H5। सो आपको इसका नेमिंग बताना है। तो नेमिंग बताने के लिए आपको नेम आईपीएससी नेम करने के लिए पहले रूल्स जानने होंगे। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों हम लोग को लेके चलना है। तो जो छोटा वाला पार्ट होता है वो चला जाता है आपका ऑक्सीजन के साथ, जो छोटा वाला पार्ट है वो चला जाता है आपका प्रीफिक्स में। जो अल्काइल ग्रुप जो छोटा है वो चल जाता है आपका प्रीफिक्स में, ठीक है। तो प्रीफिक्स में चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। C2H5 को हम लोग क्या बोलेंगे प्रीफिक्स में? हम लोग क्या बोलेंगे? इथाइल। लेकिन हमको क्या यूज़ करना है? छोटा वाला। तो यहाँ पे छोटा वाला कौन है? मिथाइल ग्रुप है, तो हम बस मिथाइल को यूज़ करेंगे, ना कि इथाइल को, C2H5 को, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। सो प्रीफिक्स में आपका मिथाइल हो गया, और ये क्या है आपका? इथेन है, तो है तो क्या होगा? इथेन, ठीक है, इथेन, इथेन AN ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और ईथर में क्या लगता है? ऑक्सी। क्या लगता है ईथर का? ईथर का क्या है आपका ग्रुप नेम? ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन कहाँ है आपका? ये एन होगा, इसको ए कर लीजिएगा। तो मिथॉक्सी इथेन क्या होगा? बी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बी में ए कर लीजिएगा, इथीन नहीं इथेन, ठीक है। इथेन दे रखा है, और यहाँ मिथाइल इथाइल ईथर जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग थोड़ा सिमिलर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप के बेस्ड पे नेम हम लोग थोड़ा सा सिमिलर कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो एक लीजिए आप, एक और क्वेश्चंस इसी के ऊपर लीजिए।
तो क्वेश्चन है आपका, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? OL को, करेक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल, ठीक है। ONE को, ONE आपका दे रखा होगा तो प्रीफिक्स क्या बोलेंगे हम लोग? प्रीफिक्स सफिक्स सॉरी सफिक्स दे रखा होगा ONE, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? यस, ये कीटोन है, ये कीटोन है। प्रीफिक्स में आपको दे रखा होगा ऑक्सो, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सो तो क्या बोलेंगे हम लोग? उसको प्रीफिक्स में दे रखा होगा, ये प्रीफिक्स में है, ये दोनों सफिक्स में है। प्री मतलब पहले और सफिक्स मतलब पीछे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटोन, राइट। और लीजिए OATE, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ईथर। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ईथर होगा। फॉर एग्जांपल मिथाइल प्रोपियोनेट, ठीक है, ठीक है, मिथाइल प्रोपियोनेट। कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर तनी आपको बता देते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। ये आपका हो गया मिथाइल प्रोपियोनेट। तो ये कार्बोक्सिली और ईथर ग्रुप का मिक्सचर है, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपको आ सकता है OAT के ऊपर, ये VVI है। और आपको बताता हूँ अमाइड, अमाइड का भी, चलिए अमाइड का बताइए। अमाइड का, तो ये अमाइड ग्रुप का है, इसमें अमाइड ही रहता है। एल्डिहाइड तो सबको पता है, CHO एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। और क्या लगाते हैं? अल, मिथनल, ठीक है, मीथेनल। ये था आपका डिटेल में पूरा क्वेश्चन नंबर 12 नेमिंग के ऊपर। तो एक बार पूरा चार्ट देख लीजिएगा, NCERT का क्लास 11th का GOC में ही आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आपका पूरा चार्ट दे रखा है क्लास 11th में। तो एक बार चार्ट पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप का वो प्रीफिक्स सफिक्स, उसका एग्जाम्पल्स और उसका एक IPSC नेम के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ओजोन डिकम्पोजिशन इज यूज्ड टू फाइंड इट्स पोजीशन इन। तो ओजोन या ओजोनोलाइसिस हम लोग कब करते हैं? तो फाइंड पोजीशन करने का किसका? तो ए है आपका फंक्शनल ग्रुप, बी है आपका डबल बॉन्ड, सी है आपका ट्रिपल बॉन्ड और डी है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। तो ओजोनोलाइसिस हम लोग कब करते हैं? तो ओजोनोलाइसिस का करने का कारण क्या होता है? ये आपका ऑर्गेनिक्स का सवाल है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सवाल है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में हम लोग सीधा सीधा इसलिए करते हैं कि पोजीशन फाइंड आउट कर सकें किस चीज का? तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स का। तो डबल बॉन्ड्स का आपका पोजीशन फाइंड आउट करना इन अल्केन्स। तो अल्केन्स में आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन किस द्वारा? तो ओजोनोलिसिस के द्वारा, ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डबल बॉन्ड में फाइंड आउट करने के लिए आपका डबल बॉन्ड। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इट्स ऑप्शन बी, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड। सो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक से आगे भी पूछा जा सकता है। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है? क्लीवेज हो जाता है अल्कीन का, कोई भी अल्कीन का क्लीवेज हो जाता है, चाहे अल्काइन का भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड का बात कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड का करेंगे और इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और है आपका ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ये क्लास 12th का हेलो एल्केन्स का पार्ट है कि ब्रोमीन वाटर को अगर हम डालते हैं ना डबल बॉन्ड वाले अल्कीन में, तो आपका क्या होगा? रेड कलर जो रहता है ब्रोमीन का, रेडिश ब्राउन रेड कलर, वो आपका हो जाता है कलरलेस। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपका पूछा जा सकता है। तो ब्रोमीन वाटर रेड कलर होता है, कलरलेस हो जाता है। तो अल्कीन का प्रेजेंस में, डबल बॉन्ड का प्रेजेंस में ये कलरलेस हो जाता है, कि इंडिकेट करते हुए कि ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इंडिकेट करने के लिए, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं?
ब्रोमीन वाटर भी जो कि रेड कलर का होता है, और आपका जैसे ही कलरलेस हो गया सॉल्यूशन डालने पे ब्रोमीन वाटर को, समझ जाइए कि उसमें डबल बॉन्ड है। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशंस मैं हमेशा बोलता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, क्या तो एक नेम रिएक्शंस और दूसरा टेस्ट फाइंड आउट करना कैसे होगा, तो ये भी एक तरह का टेस्ट है, डबल बॉन्ड टेस्ट, उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं कार्बन कार्बन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो 14 क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको 1 क्लोरो ब्यूटेन दे रखा है, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 1 ऐड कर लीजिएगा। 1 क्लोरो ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स, यानी एक क्लोरो ब्यूटेन आपको अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया पर क्या देती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, एक ब्यूटीन, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटीन और 2 ब्यूटेनॉल। तो आपको बताना है इसमें से क्या होगा, एक ब्यूटीन, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटेनॉल। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है रिएजेंट्स, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, और साथ में आपको रिएजेंट क्या है, ये तो कंपाउंड हो गया, रिएक्टेंट आपको रिएजेंट क्या दे रखा है, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिएक्शन याद आ जाता है, वो क्या है, जहां भी हम लोग अल्कोहलिक KOH एक स्पेशल रिएजेंट है, इस पे एक स्पेशल रिएक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन। आइए उसको समझाते हैं डिटेल में, इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, पहला हो गया। दूसरा ये क्या हो गया कि आपको ये क्या कर रहा था इलिमिनेशन में, बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी आपको हाइड्रो और हेलोजन दोनों निकालेगा। इसका मतलब क्या होगा, HX, बीटा पार्ट से आपका हाइड्रोजन निकालेगा और X जो आपका क्लोरो यानी क्लोरो है, हेलोजन पार्ट उसको निकालेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन होता है। कौन सा इलिमिनेशन, बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, जिसमें HX मॉलिक्यूल निकलता है आपका। तो इसको आइए डिटेल में स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके एक बार देख लेते हैं। तो आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होगा, एक क्लोरो ब्यूटेन का CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है, 1 क्लोरो, 1 2 3 4, 1 क्लोरो इसका नाम हो जाएगा। H यहाँ से एक एक्स्ट्रा निकाल के रखे हैं, क्यों बताते हैं। तो इसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से स्टार्ट है पहला कार्बन, तो इसको अल्फा बोलेंगे, उसके बाद वाला दूसरा कार्बन को बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें अब रिएजेंट डालेंगे अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस HCl, यानी HX बोले थे ना निकलेगा, तो क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन निकलेगा। तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl। तो एक H यहाँ का और Cl का ही है, यानी बीटा का आपका हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा से आपका हेलोजन निकलेगा। बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन्स, ठीक है। तो इसको निकल जाने के बाद क्या बचा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको क्या बना ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन, तो क्या निकला आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 1 ब्यूटीन। तो आप याद रख लीजिए कि अल्कोहल KOH जो अभी भी रहेगा अल्कोहलिक, जब भी आपको अल्कोहलिक यानी अल्कोहलिक KOH बोल दिया तो हमेशा क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा, बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, उसमें क्या निकलता है, HX। ये था आपका एक्सप्लेनेशन। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को और हायर लेवल पे समझाता हूँ, एक बार पुनः समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट 1 क्लोरोब्यूटेन, रिएजेंट क्या है, अल्कोहलिक KOH। आपसे पूछ रहा है क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट दे रखा है, रिएजेंट दे रखा है अल्कोहलिक KOH, आपको प्रोडक्ट बताना क्या होगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH जहाँ भी यूज होगा तो ये 3 चीज़ होता है, यानी इलिमिनेशन, दूसरा बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और तीसरा HX, मतलब उसमें से HX मॉलिक्यूल निकलता है। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, आई होप एग्जांपल्स के बाद आपको और समझ में आ जाए। तो अगर यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन के जगह पे अगर दे दे 2 क्लोरोब्यूटेन, तब क्या बनेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। चलिए अब बताइए तो
अब देखते हैं क्या हो बनता है, जल्दी बताइए। चलिए तब तक हम बनाते हैं, तब तक आप भी नोटबुक में बनाइए। पहले ड्रॉ कर लीजिए स्ट्रक्चर 2 क्लोरोब्यूटेन का। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ठीक है, ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। ये अल्फा हो गया जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, बाकी दोनों साइड का बीटा हो गया। अब इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दिए, अल्कोहलिक KOH। तो क्या निकला आपका -HCl दो निकलेगा क्योंकि दो दो बीटा है। तो आपका क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, एक बनेगा आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा, मेजर और माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 सॉरी CH CH3, और दूसरा बनेगा आपका CH3 CH2 CH CH2। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेगा, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा। एक बार यहाँ बन जाएगा और एक बार यहाँ बन जाएगा। तो आपका क्या क्या बना, इसको नेमिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। एक में बना, पहला वाला का नाम क्या होगा, ट्यूब्यूटइन, और पहला वाला का क्या नाम होगा, 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो दोनों प्रोडक्ट्स बना इसमें, 1 ब्यूटीन भी 2 ब्यूटीन भी। मेजर माइनर बस देख लेना कौन ज़्यादा मात्रा में बनेगा कौन कम मात्रा में बनेगा। तो ये था आपका इसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। 1 क्लोरोब्यूटेन को रिएक्शन कराएंगे के एल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनेगा। तो हमेशा याद रखिएगा एलिमिनेशन बीटा, क्या एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है कि इम्प्योर कॉमन सॉल्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय, यानी अशुद्ध साधारण नमक इस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। तो आपका पहला है छनन, ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन, फिर है सब्लिमेशन, फिर सी है क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, और डी है आपका डिस्टिलेशन। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। सो जल्दी जल्दी कमेंट्स में डालिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं, सभी को आंसर डालना है। आंसर क्या होगा, फास्ट एंड हरी अप। उसके बाद मैं एक एक प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद हम लोग पूरा प्रोसेसेस को देखेंगे, क्योंकि ये GOC का सवाल है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का। तो हम लोग वही अभी देखेंगे। जल्दी जल्दी सब अपना डालिए। तो ठीक आंसर है आप लोगों का, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण के वजह से आपका जो होता है ना कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो आपका होता है, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग सी से लेते हैं वो इम्प्योर होता है, सी वाटर से। सी वाटर से जो हम लोग लेते हैं वो थोड़ा सा इम्प्योर रहता है, इम्प्योर सब्सटेंस उसमें रहता है। तो उसको हम लोग बस क्या करते हैं, उसका क्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जितना भी इम्प्योरिटीज होता है वो रह जाता है, मैनी इम्प्योरिटीज विल रिमेन, और जो सॉल्ट होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो आपका बहुत सारा प्रोसेस है जिसके वजह से हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में हम लोग ठीक करते हैं, मतलब प्योर करते हैं। तो आइए कुछ कुछ मेथड्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप्स के आपके रहते हैं। तो सबसे पहले ये आपका कहाँ से है, तो ये आपका टेबल नंबर 12.7.10, ठीक है, क्लास 11th। जाके टेबल 12.7.10 एक बार देख लीजिएगा, वहां पे दे रखा है आपको। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका कितने प्रकार के टेक्निक होते हैं कि प्यूरिफिकेशंस करें। ठीक है, प्यूरिफिकेशंस करने के तरीके, प्यूरिफिकेशंस। ठीक है, तो पहला टेक्निक क्या है आपका, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। दूसरा टेक्निक क्या है आपका, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा टेक्निक क्या है आपका, डिस्टिलेशन। चौथा टेक्निक क्या है आपका, क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी ग्राफी। और पांचवा क्या है आपका, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो ये 5 पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इसी को हम लोगों को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो सब्लिमेशंस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका
सॉलिड टू गैस और गैस से सॉलिड बन जाता है, एग्जाम्पल में कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशंस में हम लोग एग्जाम्पल देख लिए सॉल्ट्स का करते हैं। डिस्टिलेशंस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिससे हम लोग डीजल पेट्रोल वगैरह, डीजल पेट्रोल जितना भी यूज करते हैं, डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल से, जो भी कच्चा तेल निकलता है समुद्र के नीचे से उसका। फिर स्टीम डिस्टिलेशन, फिर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये 4 टाइप का है। तो क्रोमेटोग्राफी तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर में करते हैं, ये तो सबको पता ही है। तो ये था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, मतलब ये भी आपका उसी का पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालना एक्वस मीडियम में। हम लोग नहीं एक बना के ऑयल अलग से तैरता है, वाटर अलग से तैरता है, तो वाटर को निकाल लेंगे, ऑयल तैरते रहेगा ऊपर, तो ये हो गया डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। और क्रोमेटोग्राफी तो क्रोमेटोग्राफी पेपर में आरएफ वैल्यू, रेस्टेंशन फैक्टर वैल्यू निकाल के निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार जाके देख लीजिएगा डिटेल में, ठीक है, पूरा दे रखा है आपको 12.7.10 में, एक बार जाके डिटेल में क्लास 11 का जीओसी देख लीजिएगा, ठीक है। सो मैंने ब्रीफ में आपको ऊपर ऊपर समझा दिया है, पूरा डिटेल में नहीं गया, डिटेल में जाता तो इसी पे हाफ एन आवर का वीडियो बन जाता, तो मैं इसके लिए अलग से ले आऊँगा अगर मुझे और क्वेश्चंस दिखेगा तो। लेकिन आप एक बार जरूर रीड कीजिएगा, एनसीईआरटी को रेफर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है विच वन इज नॉट अ प्रोटीन। तो आपको बताना कौन इनमें से प्रोटीन नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ऊन, रेशम, बाल और कॉटन, यानी वूल, सिल्क, हेयर और कॉटन। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए लाइव चैट और कमेंट्स में दोनों में करके बताइए आपका आंसर क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, यस, हम लोग इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, कॉटन। कॉटन आपका प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? ये आपका एक सेल्यूलोज है। बाकी सारे ऊन, बाल और रेशम, दीज आर ऑल कॉटन्स। वूल, सिल्क एंड हेयर, दीज आर ऑल नेचुरल प्रोटीन्स, ठीक है, these are all natural proteins। तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान था, और ये कहाँ से था? ये था पॉलीमर्स से था, क्लास 12 पॉलीमर्स चैप्टर से, ठीक है। तो पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से कर लीजिएगा क्लास 12 का। यहाँ से एक प्रश्न आपको पक्का रहेगा, मे बी 2 प्रश्न हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक था नहीं, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे। सो आगे हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछ रहा है? तो ये आपका सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4, ठीक है, हम लोगों को m दे रखा है मॉलिक्यूलर मास KMnO4 का, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का। तो व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट वेट व्हेन इट्स कन्वर्टेड इट इनटू K2MnO4। तो यानी K2MnO4 परमैंगनेट से हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैंगनेट में अगर हम बदलते हैं उसको, तो उसका क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर, सबको मैंने बता रखा है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो n फैक्टर निकालना है। तो हेयर n क्या है आपका, n क्या है, n फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो जो भी चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, यानी n फैक्टर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी OS क्या होगा आपका, mn का निकालना है इन KMnO4 इज +7, ठीक है। KMnO4 में यहाँ +7 रहेगा, और K2MnO4 में क्या होगा, K2MnO4 में आपका क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। तो आपका KMnO4 में +7 और K2MnO4 में +6। तो यहाँ पे n फैक्टर आपका क्या निकल रहा है, n फैक्टर क्या आपका 1, तो 1 आपका निकल गया। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट में क्या खोलोगे, m/1। तो आपका आंसर सीधे क्या आ जाएगा, m। तो यहाँ पे आपका क्या टेस्ट कर रहा है, तो आपको इक्विवेलेंट वेट पता है कि नहीं,
एन फैक्टर क्या होता है आपको पता है कि नहीं? क्या आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो किसी तत्व का? वो पता है कि नहीं? उसी से तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो +7 मैंने निकाला Mn का, और यहाँ पे +6 था। तो ये आपको सबसे मेन है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो। उसी के बाद ना आप एन फैक्टर निकालोगे। एन फैक्टर क्या है? बस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो एन फैक्टर तो इजी है, मेन है आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो लाऊंगा, यानी 3 मैंने वीडियोस बोले इक्विलिब्रियम के ऊपर, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और ये चौथा ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलाकर 5 वीडियो हो गया टोटल एक्स्ट्रा। तो ये पांचों वीडियो मैं लाऊंगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एन फैक्टर आपको मैंने बहुत से क्लास में बता रखा है। तो एन फैक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। कहाँ? तो मोल कॉन्सेप्ट यानी चैप्टर नंबर 1 में ही बता रखा है। तो इसको ईजी है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, फिर से इस पे एक वीडियो अलग से इस टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। तो आपको जो भी टॉपिक्स नहीं समझ में आता है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। मैं देखूंगा अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को उस टॉपिक्स में दिक्कत है तो उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज से आप लोगों का काम ये है कि जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आ रहे केमिस्ट्री में, चैप्टर है सीधे मत उठा दीजिएगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट बताइए कि उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ऑर्गेनिक भी नहीं भी समझ में आ रहा तो लिख दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स, जो भी ज़्यादा देखूंगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप लोगों को, मैं उसके लिए भी वीडियोज़ लाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका काम है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदुता सबसे ज़्यादा होगी? क्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, या आयोडीन की? तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी होगी। चलिए मैं देख रहा हूँ सभी के उत्तर, जल्दी जल्दी बताइए किसकी होगी। सभी के उत्तर मैं देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिन्होंने अभी तक, जिन स्टूडेंट्स नहीं किया, जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास का टाइमिंग सबसे पहले वहीं पे मिल जाता है। ठीक है, तो क्लास कब होगी, कि आज होगी कि नहीं, आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और डिस्कशंस ग्रुप में आप वहाँ पे अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, आपस में भी, और जिनसे नहीं बन पाएगा तो लास्ट में मैं बताता हूँ। तो ये ज़रूर आप लोग जाके कर लीजिए। और नोट्स तो मिलता ही है वहाँ पे, नोट्स पीडीएफ वगैरह, क्विज जैसी फॉर्म निकलेगा स्टार्ट कराऊंगा, पीडीएफ एक ही बार में 10 से 20 ईयर्स का दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीपीआई ट्यूटोरियल करके भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। तो आंसर होगा आपका फ्लोरीन, नहीं होगा क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। एफ का तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है आपका नेगेटिव एलिमेंट? वो है आपका फ्लोरीन। और मोस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटिव कौन सा है? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ क्या होता है कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स, साझा वाले पेड़ वाले इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अर्थ क्या होता है कि अपने महत्तम कक्षा से जब एक इलेक्ट्रॉन आता है, यानी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता है आपका, तो जो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो उस मामले में क्लोरीन सबसे ज़्यादा है इन चारों तत्वों में से। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? क्लोरीन। जो महत्तम कक्षा में बाहर से आएगी इलेक्ट्रॉन्स, तो ऊर्जा जो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगा, उसको सबसे ज़्यादा हम लोग क्लोरीन में डालेंगे। तो क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ आपको और कितने शब्द हो गए? एटॉमिक साइज भी पढ़ना होगा, एटॉमिक साइज। दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथा हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पांचवा हो गया आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये सब आपको, छठा एटॉमिक रेडियस, ये सब आपको मेटालिक कैरेक्टर, सातवां मेटालिक कैरेक्टर, आठवां नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब आपको चैप्टर नंबर 3 में एक बार अच्छा से देख लेना है। क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना कैसे पूछता है, तो इस तरह से आपको चैप्टर्स जो भी मैंने पढ़ाए हैं सब इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा पीडीएफ और नोट्स जो भी मिल रखा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछ रहा है इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये है आपके ऑप्शन CO, CN माइनस, O2 माइनस एंड NO। तो ये आपका क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट कहाँ से है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स से है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर सवाल है, इस पे आ रखा है 2012 में भी। ये ला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वीडियो इस पे भी लाऊंगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बिना बोल ही वीडियोस उस पे ले आऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको बताना है। तो सबसे पहले सभी कंपाउंड्स का लिख लीजिए, CO, CN माइनस, O2 और NO माइनस, सॉरी NO। तो CO में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 6 तो यहाँ होगा, 8 इसमें होगा, टोटल कितना हो गया आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स। CN में 6 और इधर 7 और एक एक्स्ट्रा 8। ठीक है, CN माइनस है ना, तो एक एक्स्ट्रा होगा इसमें, तो 8 यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स। O2 में कितना होगा, तो 8 का डबल ट्वाइस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स। और NO में कितना हो जाएगा आपका, 7 इधर है 8 इधर है, तो यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स। आपको यहाँ पे देखना है कि किस में होगा और किस में नहीं। ठीक है, तो CN माइनस है ना, तो इस वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। एक बार देख लेते हैं 7 और 8। सिक्स तो इसमें हो गया, 7 इसमें रहेगा, 7 ऑलरेडी रहता है इसमें, तो 6 प्लस 7 है एक एक्स्ट्रा, 7 7 14, सॉरी 14 इसमें रहेगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए अब इसका नेमिंग देखते हैं। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या देखें, नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या देखें, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, अगर एटम्स नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर 14 से कम होंगे तो इस तरीका से भराएगा, यानी सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर 2pz। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पाई 2px स्टार, पाई स्टार 2py और 2pz। तो इसमें क्या भराएंगे, इसके लिए 14 14 2 है ना, तो इसके लिए दोनों के लिए भर रहा हूँ, 2 2 मतलब 2 2, फिर 2, फिर 4, 2 4 8, फिर आपका 2 और 2 10। ठीक है, यहीं पे आपका हो गया 1 2 4 6 8 10 14। तो आपका तो ये दोनों 0 0 है। ठीक है, इसमें 0 अनपेयर्ड है, तो आपका पहला और दूसरा तो कट जाएगा। अब O2 और NO 14 से ग्रेटर है, तो उसके लिए देख लेते हैं। चलिए अब NO का निकाल लेते हैं। इस स्क्रीन में इरेज कर रहा हूँ, NO में कितना था आपका, NO में था 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन्स, और O2 में क्या था आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए मतलब ग्रेटर देन हो जाता है ना 14 से, तो बस क्या करना पड़ता है, स्टार सिग्मा 1s स्टार और 1s, यानी पहले तो स्टार नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपका सिग्मा 2s स्टार, फिर आपका क्या आएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, इसी का स्टार आ जाएगा, सिग्मा 2p स्टार, पाई 2px, पाई 2pz स्टार। ठीक है, भरना है 2 2 2 2 2। ठीक है, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, तो गिनिए 2 4 6 8 10 14 15। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15। ठीक है, तो इसमें एक अनपेयर्ड हो गया, तो NO में आपका एक अनपेयर्ड हो गया, तो इसमें 1 अनपेयर्ड हो गया। अब आइए
ऑक्सीजन में बस एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो 16, तो ऑक्सीजन 2 में नो, 0 अनपेयर्ड, तो आपका NO इज करेक्ट, डी करेक्ट होगा। बस ये आपको आना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वाला स्पेशली ले आऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कब ये 14 से ग्रेटर देन 14 और स्मॉलर देन 14 क्यों चेंज होता है, इसमें परिवर्तन क्यों आता है, क्यों ये PZ आगे चला जाता है, कौन PXY पीछे क्यों चला जाता है ग्रेटर देन जाने पे। तो इसके लिए हम आपको मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अच्छे से बॉन्ड ऑर्डर भी यहीं से निकालना, तो ये पूरा अच्छे से एक वीडियो लाना ज़रूरी है इस पर, तो इसमें मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस साल का यानी 2011 का आखिरी प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और इसी के साथ 2011 का भी प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आखिरी प्रश्न आपका, द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इन द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो आपको बताना है कि श्याम पर एक उत्क्रमश अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन, तो आपको क्या होगा, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये चैप्टर कहाँ से, कॉन्सेप्ट इसका, तो कॉन्सेप्ट है 7 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से है ये सवाल, ठीक है। और इस साल भी आपको एक सवाल इक्विलिब्रियम से 2021 के पैरामेडिकल में देखने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, अब क्या है कॉन्सेप्ट। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपका जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ द गिब्स का फ्री एनर्जी also called as free energy change, वो क्या होता है, 0। तो एट इक्विलिब्रियम 0 हो जाता है, तो इस वजह से ए यानी आपका 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PPI ट्यूटोरियल में। वेलकम टू PPI ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का बायोलॉजी क्वेश्चंस, जो कि आपका प्रीवियस ईयर्स का है। सो ये सारे क्वेश्चंस VVI और इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग जानते ही हो कि इस चैनल पर आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट है जो पैरामेडिकल का, साइंस और इंग्लिश, उसी की तैयारी कराई जाती है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। क्योंकि अदर्स बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे जीके के नाम से, हिंदी के नाम से, मैथ्स के नाम से, ठीक है। क्योंकि वो सब रहते हैं 10th लेवल पे, तो सभी के लिए वो इजी होता है कराना, लेकिन साइंस का करोगे तो मुश्किल से ही कोई चैनल मिलेगा, और उसमें भी आपको PPI ट्यूटोरियल ज़रूर दिखेगा, जो कि आपको साइंस, वो भी जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि अधिकतर अगर कोई साइंस करा भी रहा है तो वो सब फेक क्वेश्चंस रहते हैं, वो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं रहते प्रीवियस ईयर्स के। तो ये जितना भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स कराया 2010 से लेकर 20 तक पैरामेडिकल का, बिहार पैरामेडिकल का, सारा जेन्युइन प्रश्न है, और यही प्रश्न आपका आता है, तो अच्छे से कर लीजिएगा इस चैनल पे, ठीक है। और इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, और ये चैनल हमेशा साइंस के लिए आपका बेस्ट चैनल रहेगा, और आगे भी इसको मैं इसी तरह से लेके जाऊंगा कि सबसे जो हार्ड हो वही हम लोग कराएं, क्योंकि आसान तो सब करा सकते हैं। बात सही बोल रहा हूँ कि गलत, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आसान चीज़ों को कराना बहुत आसान होता है, डिफ़िकल्ट चीज़ को ही कराने में बहुत मेहनत और हार्ड वर्क लगती है। तो इस हार्ड वर्क को आप लोग ज़रूर एक्नॉलेज कीजिए, ठीक है। आइए समय ना गाते हुए अब काम की बात करते हैं, मन की बात तो हो गई। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टीच मी टैब पे 10 तारीख से 20 तारीख तक आपका निःशुल्क पेड कोर्स चलेगा। कमेंट बॉक्स में क्लासरूम ID डाल दूंगा, बस उसको डालिएगा ऐप पे और करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 पूछ रहा है आपसे, आइए देखते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन द DNA, तो आपको बताना है कि जो शुगर प्रेजेंट होता है DNA में, वो आपका कितना कार्बन वाला होता है। तो पेंटोस, हेक्सोस, सी हेप्टोस या टेट्रोस। तो आपका ए ऑप्शन पेंटोस सही हो गया, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन पेंटोस सही हो गया, ठीक है। कैसे? क्योंकि आपका DNA और RNA में, जैसे अब RNA में हम लोग देखेंगे तो कितना शुगर प्रेजेंट होगा कार्बन वाला, तो उसमें भी पेंटोस ही होता है, और DNA में भी आपका पेंटोस ही होता है। जैसे DNA का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोस, इसमें भी राइबोस है, ठीक है, इसमें भी राइबोस है, आपका नीचे देख सकते हो राइबोस,
और डी का मतलब और एन का मतलब, ए का मतलब आपको फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। और आरएनए का क्या हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसमें भी राइबोज होता है आपका, तो दोनों में राइबोज राइबोज, और राइबोज कितना कार्बन वाला रहता है, 5 वाला, तो 5 कार्बन का रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोज। ठीक है, सो ये पेंटोज का कैटेगरी में आपका ये आंसर चला गया। ठीक है, सो हाँ, ये आपका पेंटोज का कैटेगरी में चला गया। तो इसी तरह से आपको अच्छे से इसको कर जाना है, डीऑक्सी राइबो और राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये बायोमोलिक्यूल्स में भी आप जाके केमिस्ट्री का क्लास 12th का जो लास्ट चैप्टर्स है उसमें बायोमोलिक्यूल्स जो है जैव अणु वाला चैप्टर, और आपका बायोलॉजी में भी जो बायोमोलिक्यूल्स है, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप केमिस्ट्री वाला करो, आपसे वो आपको बायो केमिस्ट्री दोनों में क्वेश्चंस अगर पुट हो गया तो करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हेक्सोसेप्टोस में जैसे 6 और 7 रहता है। ठीक है, और आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट ग्रुप जो डीएनए में रहता है, ये सब पता होना चाहिए। सारा आपका पॉलीमर्स पढ़ा होना चाहिए आपको। बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, बस जितना उसमें बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु है उसको पढ़ लो, क्या से बना हुआ कॉम्पोजिशन वो पढ़ लो। और पॉलीमर्स में आपका जितना भी हो गया, फॉर एग्जांपल टेफ्लॉन, टेरिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीस्टीरीन, आपका थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, आपका पीवीसी, ये सब आपका नाइलॉन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइलॉन 6 दोनों। ठीक है, कॉटन, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, वल्कनाइज्ड रबर, ये सारा वन लाइनर क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है। ठीक है, और यहाँ पर आप हमेशा याद रखना कि साइंस को इसी तरह से कराया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर रेकमेंड करना, जब भी नेक्स्ट ईयर हम लोग आएंगे पेड कोर्स लेके साइंस के लिए, खासकर साइंस और इंग्लिश के लिए, तो अपने जूनियर्स को, रिलेटिव्स को, अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर बताना कि पीपीआई पे आप साइंस की तैयारी अच्छे ढंग से करोगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस सब लेके आऊँगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अब यहाँ क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉस्फोलिपिड है। आपको सरसों का तेल, लेगिथिनीन, आपका स्टेरिक एसिड, आपका कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका कौन सा होगा। सो आपको सही उत्तर होगा बी, लेगिथिनीन। ठीक है, तो लेगिथिनीन क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड है, येलो रंग का ब्राउन फैटी सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, जो कि आपका बना हुआ है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट ग्रुप और कॉलिन से। ठीक है, ठीक, सो ये फॉस्फेट है, फॉस्फोलिपिड। तो ये ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस आपका कोलिन, इस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस फॉस्फेट प्लस कोलिन। सो ये क्वेश्चंस को आप लोग डाल दीजिए अपना इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस में, यहाँ से आपको वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जब भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है इसका डिटेल्स कैसे पढ़े, तो उसको वन लाइनर में डाल दीजिएगा, हो सकता है डायरेक्टली रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर मैं एग्ज़ाम्स के बाद, इसी एग्ज़ाम्स के बाद इसी काम पे लग जाऊंगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रिकॉर्डेड क्लास पूरा एकदम अच्छे से बायलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करके उसको अच्छे से सेव करके रख दूं, कि नेक्स्ट ईयर मैं उसको जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको दूं। तो इसमें कम से कम 2 से 3 मंथ्स लगेगा करने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा डिटेल में भी करके रखूँगा कि जो शुरू से पढ़ना चाहते हैं, और क्रैश कोर्स के रूप में शॉर्ट्स वीडियोज़ भी जो क्रैश कोर्स के रूप में, तो दोनों रहेगा आपको इस चैनल पर। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूकस, म्यूकस नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक श्लेष्म नहीं है। श्लेष्म बताना आपको, नहीं है। ठीक है, नहीं और है का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर एल्जिनिक अल्म, कैराकेनिन, मंड, तो आपको अगर एल्जेनिक एसिड, कैरागेनिन या स्टार्च। तो देखिए सेलेशियम यानी म्यूकस क्या होता है, आपका एक सफ़ेद रंग का पदार्थ। ठीक है, जो घोल घोल के जैसा दिखता है, घोल बनाने के टाइप्स। तो अगर एल्जेनिक और कैरागेनिन ये तीनों वही चीज़ है। स्टार्च आपका क्या है, स्टार्च आपका नहीं है। ठीक है, मंड नहीं है वो। ठीक है, म्यूकस, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया आपका डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एनिमल डाई फ्रॉम साइनाइड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी आपका साइनाइड से पशु मर जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, आपका एलोस्टोटिक इनिबिशन, ट्रॉपिक सप्रेशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशंस। ठीक है, तो आपको बताना है किसके कारण मर जाते हैं आपका, जल्दी बताइए। तो प्रतियोगिता संदमन, एलोस्टोटिक संबंधन, आपका ट्रॉपिक सप्रेशन, या डी नॉन कॉम्पिटेटिव, किसके कारण आपका मर जाते हैं? तो करेक्ट उत्तर होगा आपका यस, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। ठीक है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन के कारण आपका साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से आपका पशु मर जाते हैं। ठीक है, और ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आया है? तो अभी मैंने बताया, ये लास्ट चैप्टर, आपको लग रहा होगा ये बायोलॉजी का प्रश्न है, लेकिन ये बायोलॉजी सेक्शन में पूछा गया है, ये था बायोलॉजी सेक्शन के प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये केमिस्ट्री का पार्ट में कहूँगा इसको। ठीक है, केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स के बारे में आपको दे रखा है, तो वहाँ का चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, लास्ट वाला चैप्टर, शायद केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ नाम है इस चैप्टर का। ठीक है, तो वो जरूर कर लीजिएगा वन लाइनर्स के लिए। इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड बाय अ सेल इज कॉल्ड, ठीक है, तो एक सेल के द्वारा इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड बाय सेल इज कॉल्ड, एक कोशिका द्वारा द्रव के अंतर्ग्रहण को क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, ग्रैन्युअल फीडिंग, सेल फीडिंग, साइटोप्लाज्मिक, क्या बोलते हैं? तो इंजेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, तो एक कोशिका द्वारा द्रव की अंतर्ग्रहण होता है, तो ये किस चीज में आएगा बताइए? तो इसको हम लोग इंजेक्शन डालेंगे, हम लोग बताइए। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ना पिनो, ये वाला, सो इसका करेक्ट आंसर होगा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड्स को इंजेक्शन करना। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस में होता है, इसका सही हिंदी तो मुझे नहीं मिला, लेकिन शायद इसका सही हिंदी होगा कोशिका पायन। ठीक है, इसका सही हिंदी होगा कोशिका पायन, तो इसको ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमको ऑप्शंस में पता नहीं चल रहा है कि कौन है, और सही मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया इसको ट्रांसलेशन, लेकिन इसका आंसर यही होगा कि इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड बाय अ सेल इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, यानी कोशिका पायन, शायद इसका हिंदी होगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सही ट्रांसलेशन है कि नहीं। तो ये गिवन ऑप्शंस में से हमको पता नहीं कौन है, लेकिन पिनोसाइटोसिस आपका सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे पिनोसाइटोसिस हो गया, इंडोसाइटोसिस हो गया, तो ये पिनोसाइटोसिस कोशिका पायन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन मूव ऑन अ सॉलिड सरफेस बाय द वेव ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो आपका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का एक ठोस सतह पर उसके प्लाज्मा झिल्लियों के लहर से चलती है? तो WBC, आपका फिलामेंटियस सेल कोशिकाएं, ठीक है, तंतु कोशिकाएं, या अमीबा, तो किसकी चलती हैं? तो ये आपका सी, माइक्रोईटर सेल्स। ठीक है, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपका है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सॉलिड सर्फेसेस से आपका चलते हैं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, विच सेल ऑर्गेनेल्स आर इन्वॉल्व इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल्स, यानी टैडपोल्स का आपका कौन सा मेटामॉर्फोसिस के लिए यूज होता है? तो जल्दी बता दीजिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा यूज होता है? तो आपका लायन कण, ए गोल्गी काय, सी राइबोसोम, या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब होता है, ये जानते हो आप लोग? पहले मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, और ये आपका उस चैप्टर से आया फ्रॉग वाले। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका बर्थे के बाद जल्दी जल्दी बढ़ना हो जाता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक, तो एक एनिमल्स का बर्थ से लेके एडल्ट स्टेज तक जाने को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो उसमें क्या काम आता है आपका? तो बी लाइसेट, लायन कैन। ठीक है, तो आपको बी लाइसेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब आपको पता ही होगा, सेल ऑर्गेनेल्स।
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग बोथ ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रसायन दोनों ग्लाइकोलाइसिस तथा कन्वेयन के द्वारा नहीं बनता है। ठीक है, तो आपका पायरुवेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, सी है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या डी है आपका एसिटल्डिहाइड। कौन सा आपका नहीं बनता है। ठीक है, तो आपका एसिटल्डिहाइड नहीं बनता, बाकी सब आपका बनता है। ठीक है, तो नॉट याद रखिएगा, यहाँ पे नॉट दे रखा है। ठीक, यहाँ पे नॉट दे रखा है आपका। और ये साइकिल्स पे क्वेश्चंस आपका आ सकता है, कर्व साइकिल हो गया, टीसीए साइकिल हो गया, ये सब आपका दे सकता है। ठीक है, लेकिन क्या देगा कि कितना एटीपी बनता है, कितना एनएडीपी बनता है, कितना कंज्यूम होता है साइकिल में, ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साइकिल्स में जो अच्छे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को और प्लस प्लस करने के लिए साइकिल्स में कितना यूज होता है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बुक पलटिए खुद। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज नॉट एन इंटेरिक बैक्टीरियम अमॉन्ग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन एक अंतरह जीवाणु नहीं है। तो आपका स्यूडोमोनास सेपिसिया, आपका विब्रियो कॉलेरा, सी आपका सेलेमेना टाइफोसा, और डी है इकोलाई। कौन सा आपका नहीं है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा विब्रियो। ठीक है, बी। ठीक, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। फ्यूकोजेनेथिन पिगमेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रश्न मैंने कहा रखा है कि एल्गी अच्छा से कर लीजिए प्लांट किंगडम का, एक प्रश्न जरूर यहाँ से रहना चाहिए। एल्गी का जो चार्ट मैंने करा रखा है, प्रीवियस ईयर्स में जाओगे तो अच्छे से मैंने पूरा चार्ट करा रखा है, पूरा ब्राउन ग्रीन एल्गी सब पे। ठीक है, तो भूरा सहवाल, हरा सहवाल, लाल सहवाल, ब्लू ग्रीन रेड सब पे हमको डाई आइटम्स सब पे आपको मैंने करा रखा है अच्छे से डिटेल में। तो फ्यूकोजेनेथिन आपका पिगमेंट किस में फाउंड आउट होता है, बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। फ्यूकोजेनेथिन पिगमेंट सबको याद हो जाना चाहिए, बताइए जल्दी से, फास्ट फास्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन ये फ्यूकोजेनेथिन के ऊपर। हाँ, सो करेक्ट उत्तर आपका होगा ए, भूरे सवाल में, ब्राउन एल्गी में। सो ये वाला चार्ट पूरा कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये वाला चार्ट पूरा कर लीजिएगा। और सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अब तो 20 दिन पूरा गिन के हाथ में बचा हुआ है, 20 दिन भी नहीं, 19 दिन। सो अच्छे से कर लीजिए प्रीवियस ईयर पीसीबी। मैं फिजिक्स भी करा दूंगा आपको, जब मैंने ठान लिया है कि आपको पूरा साइंस कराना है यहाँ पे, तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर 2010 से लेके 2020 का जो एज आई प्रॉमिस्ड आई विल डू इट, जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं करता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल का ट्रस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर है। ठीक है, तो मैंने कहा था शुरू से ही कह के आओ कि मैं साइंस आपको पूरा करा दूंगा, तो करा दूंगा। ठीक है, तो मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल सही देखा है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का फिजिक्स क्वेश्चन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आया था 2020 में, यानी DCEC PM का पैरामेडिकल का बिहार पैरामेडिकल का हम लोग फिजिक्स क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। सो जितने भी न्यूमेरिकल्स VVI और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आए थे, सारे के सारे रियल प्रश्न हैं, जेन्युइन प्रश्न है, यही क्वेश्चंस आपका पूछा गया था 2020 में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, और क्लास के बाद अगर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और क्लास, तब जाके आप इस चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना टेस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए शवना गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2020 के फिजिक्स सेक्शंस में। सो क्वेश्चन ये था आपका, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है। सो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का बताना है। ठीक है, एक मटेरियल में यानी किसी पदार्थ में आपका प्रकाश तरंग की आवृत्ति आपका 2 × 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य आपका वेवलेंथ दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो आपको बताना है कि आपका पदार्थ का अपवर्तनक कितना होगा, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। सो आपके ऑप्शंस क्या है पहले ये देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 1.40, ऑप्शन नंबर बी 1.50 न्यूक्लियोटाइड इंडेक्स, ठीक है, सी आपका 3.00 और डी है आपका 1.33। सो आपको करेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है उस मटेरियल का इतना गिवन में से। तो गिवन क्या क्या है पहले ये लिख लेते हैं। तो हमको गिवन क्या है आपका, हमको प्रकाश तरंग की आवृत्ति दे रखी है, ठीक है, क्या देना 2 × 10⁻14 हर्ट्ज ये दे रखा है हमको। और क्या दे रखा है हमको, यानी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है आवृत्ति, ठीक है, लाइट वेव का आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी यानी आपका आवृत्ति, ठीक है। और क्या दे रखा हमको, वेवलेंथ भी उसका दे रखा है लाइट वेव का, कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या दे रखा है ये वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य भी आपको दे रखा है, ठीक है। सो निकालना क्या है हमें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी अपवर्तनक आपको निकालना है। सो आइए गिवन में से सबसे पहले हम लोग लाइट वेव के बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी दे रखा है और वेवलेंथ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वेवलेंथ ये दोनों चीज हमको दे रखा है। तो एफ दे रखा है और लैम्डा दे रखा है हमको, ठीक है, एफ और लैम्डा दे रखा है। तो एक रिलेशन आता है वेलोसिटी के साथ, ठीक है, वेलोसिटी के साथ एक आपका रिलेशन आता है इसका, तो वो है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रिलेशन कर लीजिएगा, ठीक है 1। सो इस रिलेशन के हिसाब से आपका वेलोसिटी निकालना होगा। तो वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम और आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 × 10⁻−10, क्योंकि आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻−10 मीटर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब हर्ट्स को भी देख लेते हैं। तो हर्ट्स तो सही है आपका, तो 2 × 10⁻14 हो गया। कैलकुलेशन कीजिए। सो आपका कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कीजिए इसको, ये 10 माइनस हो जाएगा 14 से, तो यहाँ तो हो गया आपका 10⁴, ऐसे ही यहाँ पे कम हो गया और बचा कितना शून्य आपका 1 2 3 और ये इधर से 4, टोटल 4 + 4 8 हो गया आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना है आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तो सिंपल गणित लगाना था यहाँ पे आपको, ठीक है। अब रेड से आगे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का। नाउ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब हम लोग को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। रेड कलर से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ मैं। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एक और रिलेशन है n = c/v, ठीक है, ये फॉर्मूला है निकालने का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो n यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और v आपका वेलोसिटी जो यहाँ पे मैंने निकाला। सो वैल्यू पुट कर दीजिए और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए। तो c कितना होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबका आपको SI यूनिट देख लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर पे एंगस्ट्रॉम को चेंज किया। सो आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कितना आप निकालें 10⁸, ठीक है। सो 10⁸ निकालें मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये कट गया, बचा कितना 3, कितना इजी था 3 आपका आंसर आया। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा था, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स था, बस 2 फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला v = लैम्डा × f और n = c/v, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनक निकालने का, और इधर तरंग दैर्घ्य इंटू आपका आवृत्ति = वेलोसिटी होता है, ठीक है, स्पीड।
सो ये था आपका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स निकालने का। इसको अच्छे से वीवीआई कर लीजिएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स फिर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा आराम से क्लास के बाद फिर से एक बार रिपीट करके स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 2020 का। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि आपका करंट आई आपका पास हो रहा है कॉइल के अंदर से, एरिया ए दे रखा है और नंबर ऑफ टर्न्स एन के बराबर है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट उस कॉइल का बताना है, ठीक है। यानी क्षेत्र ए यानी एरिया ए की कुंडली में आपका धारा यानी आपका करंट आई बह रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो फेरों की संख्या हम n मान लिए हैं, तो कुंडली की चुंबकीय आघूर्ण कितनी होगी, ठीक है, आघूर्ण कितनी होगी आपकी। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। सो आपका एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, और ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस एक कॉमन सेंस का सवाल है कि बस आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बना लोगे। आपको अधिकतर क्वेश्चंस लगेगा कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस बस फार्मूला बेस्ड रहते हैं। बस आपको फार्मूला आता है, उसमें वैल्यू पुट कीजिए, जैसे पहला वाला प्रश्न था, दूसरा भी यही है। आप लोग केमिस्ट्री भी करोगे जाके अच्छे से, पूरा प्रीवियस ईयर जो मैंने करा रखा है, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से। सो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है यहाँ पे। सो मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है ऑफ कॉइल, ठीक है, I1, तो इसमें होगा IA, ठीक है, एक कॉइल के लिए। फिर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट एक कॉइल के लिए है, वन कॉइल के लिए है, एक कॉइल के लिए, कॉइल 1। जब मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग निकाल रहे हैं फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स, तो इसमें NIA हो जाएगा, ठीक है। सो बस यही था आपका। और ऑप्शंस देख लेते हैं आपका। ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है, ऑप्शंस मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, अभी ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। सो आपका ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है आपका NIA, ऑप्शन नंबर बी है आपका NI/A, ऑप्शन नंबर सी है आपका NI√A, और डी है आपका N², ठीक है, AI, ठीक है। तो करेक्ट क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका एक कॉइल के लिए, वन कॉइल के लिए IA होगा, और n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए n, क्योंकि दे रखा है n वैल्यू यहाँ पे, बस उससे इंटू कर दीजिए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर आपसे सवाल पूछा था। ये बहुत ही ईजी, फार्मूला बेस्ड, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिमाग लगाना था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि आपको व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, इज ज्वाइन टू ए बैटरी, यानी 2 ओम का आपको रजिस्टर एक ज्वाइन कर रखा है बैटरी से, रजिस्टर इज ज्वाइन टू ए बैटरी, द करंट फ्लोइंग इज 2 एम्पियर, ठीक है। पहला केस वन है आपका कि 2 ओम रजिस्टर आपका बैटरी से ज्वाइंट है, तो उसमें करंट I2A प्रभावित हो रहा है, ठीक है। व्हेन दिस बैटरी, इसी बैटरी में जिसे कनेक्टेड है, उससे अगर हम लोग 9 ओम को ज्वाइन कर देंगे, यानी केस 2 में आपको 9 ओम का रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देंगे, रजिस्टर ज्वाइन कर देंगे, तो उसमें 0.5 एम्पियर I यानी प्रभावित होता है करंट। सो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना उस बैटरी के लिए। तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत इजी सवाल है आपका। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको R निकालना है, स्मॉल r, ठीक है, ओम्स में। सो आपको एक दे रखा है, जब 2 ओम का प्रतिरोध एक बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसमें धारा का प्रवाह 2 एम्पियर होता है, पहला केस नंबर 1।
ठीक है। फिर उसी बैटरी में अगर हम 9 ओम को जोड़ते हैं तब उसमें धारा प्रवाह होता है 0.5 एम्पियर। ठीक है। सो आपको इंटरनल बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध को आपको निकालना है। ठीक है। सो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं केस वन का। केस वन का सर्किट ड्रॉ करते हैं। केस वन, ठीक है। केस वन में आपको क्या दे रखा है कि आपका ई एक बैटरी है। ठीक है। बैटरी का ई कर दिए। एक सर्किट है आपका। ठीक है। रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर लगा हुआ है आर, कैपिटल आर। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का तो इसमें छोटा आर कर देते हैं। ठीक है। आई प्रवाह हो रहा है आपका। ये हो गया केस वन। केस टू में यहाँ पे 2 ओम लिख लेना, 2 ओम। ठीक है। आई कितना है इसमें, 2 एम्पियर। ठीक है। केस टू में आपका, केस टू में सब सेम है। इंटरनल रेजिस्टेंस ई स्मॉल आर, आर यहाँ आर कितना है आपका 9 ओम, और आई कितना है आपका, आई है आपका 0.5 एम्पियर। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी है। कैलकुलेशन क्या करना है कि बस आपको पता है, कलर चेंज कर रहा हूँ। आई बराबर क्या होता है आपका, ई इक्वल टू आर प्लस आर। तो दोनों के लिए निकालना है, तो पहले इसके लिए निकाल लेता हूँ आई इक्वल टू। ठीक है। तो आई इक्वल टू इसके लिए निकाल लेता हूँ, यानी आई यहाँ पे करंट कितना है पहला केस में, पहला केस में आपका करंट कितना है, पहला केस में आपका करंट है 2 एम्पियर। ठीक है। ई आपको मान के चलिए कॉमन है दोनों के लिए। आर कितना है, कैपिटल आर 2 ओम है, प्लस स्मॉल आर हमको पता नहीं है, निकालना है। ठीक है। सेम इसमें भी वही करना है। केस टू पे, केस टू में आपका कितना करंट जा रहा है, तो 0.5। ठीक है। ई कॉमन है दोनों के लिए। आर कितना है, तो 9 ओम है आपका, तो 9 ओम, 9 ओम प्लस आर, दोनों के लिए आर इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम होगा। अब बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करने पे आपको कितना आ रहा है, तो इक्वेट करने पे आपको फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग इक्वेट करोगे तो इजीली आपका निकल जाएगा इक्वेट करने पे। सो इक्वेट करते हैं हम लोग। सो इक्वेट करने पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपका आ रहा है, डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाई 0.5 इंटू ई 2 प्लस आर इंटू 9 प्लस आर डिवाइड बाई ई। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते आगे। क्लियर कर रहा हूँ पेज। ठीक है। पूरा पेज को क्लियर कर रहा हूँ, बैक करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। सो ये वाला चीज़ क्या हुआ, 2 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू ई 2 प्लस आर इंटू 9 प्लस आर डिवाइड बाई ई। ई से ई कट गया। ठीक है। और इससे ये कट गया, तो कितना है आपका 4। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा 10, तो ये 20/5 हो जाएगा, तो 4 हो गया। ठीक है। तो 4 इक्वल टू 9 प्लस आर, और इधर क्या बचा 2 प्लस आर। बस अब इतना ही निकालना है हमें, इसको इक्वेट करना है। तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, इधर लेके जाते हैं इसको, तो आपको हो जाता है, कलर चेंज कर रहा हूँ, तो 8 प्लस 4 आर लेके गए, इसको इधर लेके गए, इक्वल टू 9 प्लस आर। ठीक है। फिर कितना बच गया आपका, आर को उधर ले जाते हैं, 9 को इधर ले आते हैं, तो आपका 3R1 यानी R इक्वल टू 1/3। ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। यानी आपका ऑप्शंस क्या था, ऑप्शंस में बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं था, इसलिए ऑप्शंस था आपका 1/1 ओम, 1/3 ओम। ऑप्शन नंबर बी था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है तो करने के बाद ही ऑप्शंस देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। 1/4 ओम, सी आपका 2 ओम, और डी आपका 0.5 ओम।
सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए, 1/3 ओम। न्यूमेरिकल्स में पहले कर लेने के बाद फिर ऑप्शंस देख के सही करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले से नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। पहले जब भी न्यूमेरिकल्स आए ना तो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए और बस यूनिट्स देख लीजिए कि यूनिट सही है कि नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू मत देखिए एग्जाम में, कर लेने के बाद, नहीं तो फिर आते हुए भी गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उस केस में। यहाँ तो इजी था इसलिए हो गया, इसलिए मैं सब क्वेश्चंस में आपको बाद में दे रहा हूँ ऑप्शंस कर लेने के बाद, ठीक है। फिजिक्स में ऐसे ही करना हम लोगों को। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक मिसाइल है, ठीक है, जिसको हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस यानी मैक्सिमम रेंज के लिए, सबसे ज़्यादा दूरी के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर से फेंकते हैं और जी का मान आपको दे रखा है, ग्रेविटी का मान, सॉरी। सो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कितना दूरी तक ये रेंज ट्रैवल करेगा जब 20 मीटर पर सेकेंड का हम लोग इसको स्पीड से फेंकेंगे। यानी एक मिसाइल को 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग के साथ इसकी अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। सो आपको वो दूरी बताना कितना होगा। तो दूरी है ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 50 या ऑप्शन नंबर डी 60। 20, 40, 50, 60 आपको बताना है। 20, 40, 50, 60 में से सही उत्तर क्या होगा। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक इजी आपका न्यूमेरिकल है, रेंज निकालने के लिए। रेंज मतलब कितनी दूरी तक, तो रेंज बराबर आर बराबर क्या होता है, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, बाई जी। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सो मैक्सिमम दूरी के लिए जाने के लिए आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू होना चाहिए 1 के बराबर मैक्स जाने के लिए। तो ये कब होगा, जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा, तब आपका ये 1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। सो इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो आर मैक्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ये आर मैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब साइन थीटा आपका बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 इंटू 45, तो साइन 90 का आपका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। साइन 90 का आपका वैल्यू 1 आता है। तो आर मैक्स ये हो गया आपका आर से। तो आर मैक्स का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जी, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था 20 इंटू 20 कर दीजिए, स्क्वायर है, बाई जी कितना है 10 दे रखा है। तो यूनिट्स भी आपको ध्यान रखने, लेकिन यहाँ यूनिट्स नहीं देख रखा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 से 10 काट दीजिए तो आपको कितना आ रहा है 40 आपका करेक्ट आएगा बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ यूनिट पूछता तो कितना यूनिट आता, 40 मीटर में आता, किलोमीटर में आता, किस में आता है, सेंटीमीटर में। तो जस्ट लिखिए ना इसका, मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड लिखिए। नीचे क्या था आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इधर एक और मीटर प्रति सेकंड था, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड कट गया आपस में, तो ये कट गया दोनों सेकंड सेकंड, तो आया आपका क्या मीटर, तो 40 मीटर, ठीक है। तो मीटर में आता आपका आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि 2 मीटर है ना यहाँ पे, इसका भी मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड दोनों कट गया और मीटर से 1 मीटर कट गया, तो बस 1 मीटर बचा, तो 40 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आर इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आर मैक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई जी, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर बाई जी, सॉरी। सो ये था आपका इजी क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टीम आपको दे रखा है, ठीक है, स्टीम दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, भाप आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि आपको पास कराया जाता है, यानी आपको प्रभावित किया जाता है 20 ग्राम के वाटर से, ठीक है। 20 ग्राम आपको वाटर दे रखा है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे आपको पास कराया जाता है, ठीक है। और पास कराने के बाद आपका
ये पास कराया जाता है तो व्हेन एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस देन वाटर आपका 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम भाप आपका 20 ग्राम पानी जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पास कराने के बाद 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, 10 डिग्री से 80 डिग्री पे। सो जो मास प्रेजेंट है वाटर का वो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखा है, तो गिवन वैल्यू आपको पहले से दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए आइए इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें, गिवन क्या है, तो गिवन है हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी SW। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस यहाँ पे दे रखा है ये। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यानी LS दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ठीक है, गुप्त ऊष्मा आपका भाप का दे रखा है। ठीक है, सो LS आपका हो गया 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, हीट लॉस्ट बाय m ग्राम ऑफ स्टीम, यानी हीट लॉस्ट हुआ जो m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इनटू वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको हीट लॉस्ट जो हुआ m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज कराने में 80 डिग्री सेल्सियस में, यानी आपका जितना हीट लॉस्ट हुआ यानी स्टीम से जितना हीट लॉस हुआ आपको 100 डिग्री से उसको वाटर को चेंज करने में स्टीम को 80 डिग्री लाने पे। ठीक है, सो आपका इस तरह से निकलेगा Q1 इक्वल टू MLS, ठीक है, लेटेंट हीट प्लस MSW यानी आपका जो दे रखा है SW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फिर उसके बाद डेल्टा TW वाटर का। ठीक है, तो इसको पूरा ये कर लेते हैं। तो करने के बाद आपका क्या आ गया, M इक्वल टू 540 लेटेंट हीट आपको दे रखा है 540 प्लस MSW कितना दे रखा है 1 और डेल्टा T क्या है आपका 100 माइनस 80, तो आपको टोटल क्या आंसर आया 540 M प्लस 20 M दैट इज 560 M आपका आंसर आया, यानी 560 M आपका आंसर आया। ये हो गया आपका आधा पार्ट, ये था आपका आधा पार्ट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। ये तो हो गया आधा पार्ट, आगे और देख लेते हैं। ये तो Q1 निकाल लिए हम लोग, Q1 कितना निकाले हम लोग, Q1 निकाले हम लोग 560 M। अब हम लोगों को हीट गेन जो हुआ, हीट गेन हुआ जो हीट गेन्ड बाय 20 ग्राम, जो 20 ग्राम का जल था वाटर, उससे हीट कितना गेन हुआ, क्योंकि वो तो लूज किया स्टीम, तभी तो इधर हीट गेन हुआ। तो हीट गेन बाय 20 ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस से, तभी तो 80 डिग्री में पहुंचा, हीट गेन किया तभी तो 10 से 80 डिग्री में पहुंचा और वो 100 से 80 पे। यहाँ पे हीट गेन हुआ, वहां पे हीट लॉस हुआ। तो अब यहाँ हीट गेन कैसे निकालेंगे, तो Q2 निकालना है हमें। तो Q2 निकालने के लिए क्या है, MW SW डेल्टा TW। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। MW कितना है, मास ऑफ वाटर 20 ग्राम्स। ठीक है, SW स्पेसिफिक हीट आपको कितना दे रखा है 1 वाटर का, इनटू टेम्परेचर यानी डेल्टा TW, फाइनल माइनस इनिशियल यानी फाइनल माइनस इनिशियल 80 माइनस 10। ठीक है, तो फाइनल क्या है 80 डिग्री में पहुंचाया था, इनिशियल 10 डिग्री से स्टार्ट किया था, डेल्टा का मतलब यही होता है। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं, 20 इंटू कितना आ गया 17 दैट इज 1400,
ये हो गया आपका Q2, Q1 था 560 m और ये हो गया 1400। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर आपका Q1 बराबर होगा Q2 का। ठीक है, जितना हीट लॉस हुआ उतना हीट गेन होगा, तो बराबर हो गया। यानी आपका यहां लिख रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं ब्लू कलर से, बाकी का यहां सॉल्व कर रहा हूं। सो आपका क्या हो जाएगा, थस 560 m इक्वल टू 1400 यानी 1400, जिसको हम लोग m क्या कह सकते हैं, 1400 बाई 560, काटिए इसको, तो m क्या आ गया आपका 2.5 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका 2.5 ग्राम्स हो गया। अब टोटल मास पहले से आपका था 20 ग्राम पानी का, पहले से तो दे रखा था, अब इसमें ऐड हो गया 2.5 ग्राम, तो टोटल कितना आ गया आपका, तो 20 प्लस 2.5 ग्राम्स दैट इज 22.5 ग्राम्स। तो ये आपका आंसर आ गया 22.5 ग्राम्स। ठीक है, तो लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीट गेन हुआ, गेन होने से क्या हुआ, आपका जल में बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि कुछ स्टीम आपका जल में बदल गया होगा, भाप आपका जल पानी में बदल गया होगा, तो इस वजह से हीट गेन हुआ, और उधर हीट लॉस किया ना, क्योंकि स्टीम भाप अपना हीट लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 20 प्लस 2.5 ग्राम हुआ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी 22.5 ग्राम। एक बार फिर से देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स ना समझ में आए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको पूरा प्रिंसिपल के साथ साथ मैंने सारा आपको डेल्टा टी डब्ल्यू कैसे लेना है, एस डब्ल्यू क्या होता है, सब स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट सब बता दिया मैंने। ठीक है, तो आपका ये निकला मास पानी का बढ़ जाने के बाद। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखिएगा रिपीट पे, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब तक ना आए न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स आपका 2021 में भी आने वाला, और जो जो न्यूमेरिकल्स आया है आपको उसी पे बेस पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग रेंज के ऊपर देखे, यहाँ पे आपका कैलोरीमीटर के ऊपर देखे, प्रिंसिपल के ऊपर देखे, ये सारा क्वेश्चन सब आपका अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल्स पूछा जा रहा है फिजिक्स से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इफ फोर्स को हम लोग F मान रहे हैं, वेलोसिटी को V, टाइम को T, ठीक है, टाइम को T मान रहे हैं, और इसको बेसिक यूनिट्स ले रहे हैं, तो आपका डायमेंशन निकालना है मास का। यानी यदि वेग को हम F मान रहे हैं, सॉरी बल को F मान रहे हैं, वेग को V, समय को T, तो इसको हम लोग मूल इकाई के रूप में लिया जा रहा है, तो द्रव्यमान का आयाम क्या होगा, यानी डायमेंशन निकालना है आपको, डायमेंशन निकालना है आपको मास का। ठीक है, अगर कंडीशन ये है, ठीक है, तो कंडीशन आपको दे रखा है। सो यहां पर ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस ए है आपका F इक्वल टू एफ बी, ठीक है, बी है आपका एफ बी, ठीक है, सी है आपका एफ बी टी, और डी है आपका एफ बी 1T। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शंस है। आइए बेसिक से सॉल्व करते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, m इक्वल टू वी बाई टी। ठीक, सो आपका यहां पर फोर्स बराबर क्या आ रहा है, mvt। ठीक, सो m को उधर ले जाएंगे, मतलब m को इधर रहने देंगे, f आपका t और नीचे आ जाएगा v, जो कि आपका बराबर होगा फोर्स टाइम पर वेलोसिटी, यानी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था बेसिक लेके। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो ये इजी था क्वेश्चंस। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एक और वे में आप लोग देख सकते हो, सेम वे है थोड़ा सा, अगर जिनको ना दिक्कत हुआ होगा तो इसको आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हो कि हम लोग फोर्स को जानते हैं, क्या आता है इसका डायमेंशन, m इक्वल टू एल टी स्क्वायर। ठीक है, सो आपको m l इधर ले लो, टी ये हो गया आपका अलग, क्योंकि मास इंटू एक्सक्लरेशन होता है, ये एक्सक्लरेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो आपका फोर्स इक्वल टू m इक्वल टू एल टी, क्या हो गया आपका लेंथ अपॉन में टाइम यानी वेलोसिटी अपॉन में t। ठीक है, सो m क्या है आपका, करेक्ट यही है आपका, f इक्वल टू टी पर वेलोसिटी। करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका यही है, इस वे में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट था, ये VVI है आपका। इसी वे में आप सॉल्व कीजिए डायमेंशंस का, मास लेंथ टाइम, तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये आपको करेक्ट है, इसी को आप सही लेके चलिए। ठीक है, वो तो इजी वे में था, ये आपका प्रॉपरली है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर और सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि एक आपका फेज डिफरेंस दे रखा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी आपका एक फेज डिफरेंस निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बीच में, जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो सरल आवर्त गति के करने वाले कण के ताक्षणिक वेग तथा त्वरण के बीच का कालांतर आपको निकालना है, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है SHM। ठीक है, तो उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो डिस्प्लेसमेंट x ले लिए हम, बराबर क्या हो गया आपका a साइन ओमेगा टी। ठीक है, a साइन ओमेगा टी, ये तो अगर डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, मैं सिंपल dx बाई डी टी। तो dx आपका क्या है, यहाँ पर आपका हो गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जो कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको a ओमेगा साइन डब्ल्यू टी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, अब एक्सक्लरेशन का निकालना है, एक्सक्लरेशन। ठीक है, तो एक्सक्लरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी। तो वो आपका क्या आएगा, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आपका दिख रहा है, साफ साफ आपको फेज डिफरेंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सक्लरेशन में निकालना है। तो ये आपका आ रहा है पाई बाई 2, साफ साफ दिख रहा है, ये 1 है, इक्वेशन ये 2 है। तो इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, देखिए पाई बाई 2 आ रहा है आपका, बाकी सब तो सेम है ना, सेम, बस चेंज क्या आ रहा है पाई बाई 2 का, तो इसलिए सीधा सीधी पाई बाई 2 आपका फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये था आपका SHM के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक के ऊपर, कालांतर के ऊपर आपका ये क्वेश्चन था SHM के ऊपर। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना चाहते हैं आप लोग, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा उससे आपको और समझ में आएगा। आइए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं इसके ऊपर। सो ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको दे रखा है जो उसका दोनों का हम लोग को एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है। तो ग्राफ आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया आपका वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a ओमेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जो यहाँ पे टच कर रहा है, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 यानी ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन के ग्राफ कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ओमेगा टी दैट इज π/2 के बराबर। तो आप लोग इसको मिला दीजिए और देखिए फेज डिफरेंस कितना हो रहा है दोनों के बीच में। डिफरेंस कितना है π/2 का, है कि नहीं। तो ये π/2 आपका फेज डिफरेंस आ गया जो कि 0.5 पाई के बराबर है। ठीक है, तो ये ग्राफ था इसका। सही अंतर क्या हो गया आपका 0.5 बी 0.5। ऑप्शन था ए 0, बी 0.5, सी पाई और डी था 0.707 पाई। तो सही उत्तर हो गया 0.5 पाई। 0.5 पाई आपका सही उत्तर है। ठीक है, यानी π/2 करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको सारा प्रीवियस ईयर्स मैं करा रखा हूँ। प्लेलिस्ट मैंने अच्छे से अपडेट कर दिया, जाके देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज और पैरामेडिकल मैट्रिक वाइज मैंने सारा प्लेलिस्ट बना दिया है अपडेटेड। तो उसको जाके देख लीजिए अच्छे से। अब आपको ईयर्स वगैरह खोजने में दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्ट खोजने में दिक्कत नहीं होगा। और साके सारा प्रीवियस ईयर पीएम और पीएमएम का कीजिए जिनको भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, इतनी मेहनत आप ही लोग के लिए हो रही है, सो इसका लाभ उठाइए। और ये इसी साल तक के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगले साल बच्चों के लिए ये सब प्रीवियस ईयर सारा प्राइवेट वीडियो में चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग लकी हो कि आपको ये सब मेहनत आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेशन वालों को नहीं मिलेगा ये। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए अब आखिरी प्रश्न 2020 का न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हो कि सारा क्वेश्चंस लगभग न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी कुछ भी नहीं पूछा है। ठीक है, सो रेडी रहिए। 2021 में भी यही सेम ट्रेंड रहेगा आपका। सारा फिजिक्स में मोस्टली 90% आपका क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा, थ्योरी बेस्ड नहीं आने वाला फिजिक्स से। ठीक है, सो आइए क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, इफ a body of mass m collides against a wall with velocity v, यानी एक बॉडी आपका जो इसका मास m है, यदि द्रव्यमान m वाला कोई पिंड v वेग से यानी वेलोसिटी v से आपका दीवार से टकराता है, ठीक है, कोलाइड करता है, तो रिबाउंड होता है। ठीक है, विथ सेम स्पीड, उतना ही स्पीड से रिबाउंड होता है और उसी गति से आपका प्रतिक्षेप करता है, रिबाउंड होता है। तो इसका आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, संवेग परिवर्तन क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन, यानी आपको सबसे पहला वेग निकालना इनिशियली जब आपका कोलिजन नहीं हुआ है, टकराया नहीं उससे पहले का। सो पहला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनिशियल u माइनस वी होगा। माइनस वी क्यों होगा, क्योंकि माइनस साइन आपका यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये बॉडी आपका दीवार की तरफ जा रहा है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, ये जा रहा है दीवार की तरफ टकराने के लिए पिंड। ठीक है, तो ये माइनस साइन ये दर्शा रहा है। फिर आपका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी तो निकल गया, अब इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपका बॉडी का, ऑफ द बॉडी P1, ये होगा आपका mu, जो कि आपका निकलेगा माइनस mv। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी से यहाँ हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर दीजिए ये वाला वैल्यू यहाँ पे, तो माइनस mv, ये हो गया आपका इनिशियल। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पर दे रहा है कि जो आपका फाइनल वेलोसिटी है टकराने के बाद, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, तो ये क्या होगा, वो v हो जाएगा। तो v क्या आएगा आपका, v ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका मूव अवे फ्रॉम वॉल, टकराने के बाद वॉल से अवे हो रहा है वो पिंड। ठीक है, वापस जा रहा है टकराने के बाद,
इसलिए पॉजिटिव साइन। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया आपका, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी यानी पी एफ, वो पी आई था और ये पी एफ, एम वी, ठीक है, कैपिटल एम वी, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका, डेल्टा पी, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब, सो आपका क्या है एम वी माइनस, और उधर माइनस एम वी था क्योंकि टकरा रहा है इसलिए, सो आपका क्या आ गया 2 एम वी, ठीक है। सो 2 एम वी आपका चेंज हुआ किस चीज में, मोमेंटम में। तो मोमेंटम में आपका चेंज क्या आया 2 एम वी। तो ये था आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 8 का, और यहाँ पे ये डिटेल में भी लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जितना भी क्वेश्चंस पूछा आपको किस किस टॉपिक से था, ठीक है। तो एक एक करके सारा क्वेश्चंस को वापस देखते हैं, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस वाला चैप्टर से था, ठीक है। वहां से ये पूछा था आपका, किस चैप्टर से था, रेड कलर से मैं लिख देता हूँ, ये वाला क्वेश्चंस आपका कहाँ से था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन से था ये चैप्टर से, ठीक है, ठीक। क्लास 11th, क्लास 11 का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये था आपका 11th क्लास से क्वेश्चन नंबर 7 भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11 एसएचएम, चैप्टर का नाम है एसएचएम, क्लास 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका डायमेंशन से था, यानी बेसिक था क्लास 11th का, बेसिक चैप्टर नंबर 1 2 डायमेंशंस में जो था, डायमेंशंस ये वहां से था, बेसिक टॉपिक है शुरू का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहाँ से था, तो स्पेसिफिक हीट वाला चैप्टर से था, ठीक है। ये हीट वाला चैप्टर क्लास 11th में ही है शायद, ये भी क्लास 11 का था हीट वाला चैप्टर नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका रेंज वाला मैक्सिमम डिस्टेंस वगैरह, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने वाला, ये आपका बहुत अच्छा पीवीआई चैप्टर है, ठीक है। ग्रेविटेशन भी जरूर कर लीजिएगा, ग्रेविटेशन के ऊपर भी सवाल आता है, ग्रेविटेशन और ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वाला चैप्टर से आया है, जहाँ पे किरचॉफ्स लॉ वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा, क्लास 12th का है ये, और ग्रेविटेशन वाला भी क्लास 12th का था, और जो अभी रेंज वाला किए थे वो भी क्लास 12th का था। क्वेश्चन नंबर 2 मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो साफ मैग्नेटिक चैप्टर का है। और क्वेश्चन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी आसान है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर आपका पूरा कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के लेक्चर्स और वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2019 का प्रश्न के साथ फिजिक्स का, तब तक के लिए इसको अच्छे से कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।